विकसित भारत इसलिए चाहिए ताकि ग्लोबल लीडरशिप हो सके। दृढ़ इच्छा शक्ति मजबूत है तो संसाधन कम भी हैं, तब भी आप सफलता के मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं। अगर हम अधिकारों का, राइट्स का ईमानदारी से पालन करते हैं तो राष्ट्र अपने आप में विकसित हो जाएगा। मुझे वेदों की ऋचाओं ने जन्मा है, मेरे परिचय के लिए इतना पर्याप्त है कि अमृत स्वरूपा गंगा मेरी माँ है। मैं भारत हूँ। मेरा नाम उत्कर्ष वाजपेयी है। मेरा नाम धीरज यादव। आज हमारा देश रिपब्लिक डे मना रहा है, 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है बल्कि 140 करोड़ देशवासियों का सपना है। पिछले वर्षों पे अगर हम देखें तो भारत ने कई संघर्ष देखे, उतार चढ़ाव देखे, लेकिन इसके बावजूद भारत ऊंचे शिखरों पे, अंतरिक्ष पे अपना झंडा लहरा रहा है। तो इसी संदर्भ में हम बात करने जा रहे हैं विकसित भारत वेयर पर्पस मीट प्रोग्रेस, रूटेड इन एंशिएंट विजडम राइजिंग विद मॉडर्न एम्बिशन। विकसित भारत इज प्रॉमिस टू द इंडियाज फ्यूचर। विकसित भारत है क्या? विकसित भारत मीन्स एन इंडिया where growth is people centric. Viksit Bharat means an India where no one is left behind. Viksit Bharat is a where organizations are strong, development is sustainable and people centric. क्यों चाहिए हमें विकसित भारत? Why we need it? तो विकसित भारत इसलिए चाहिए ताकि ग्लोबल लीडरशिप हो सके। विकसित भारत इसलिए चाहिए ताकि सेल्फ रिलायंस इकोनॉमी हो सके। और सबसे ज़रूरी, विकसित भारत इसलिए चाहिए ताकि कंट्री को नेशन में बदला जाए, जहाँ पे बात हो लोगों के वेलफेयर की, फ्रॉम वॉर्म टू टॉम। तो धीरज, आपको क्या लगता है कि हमारा जो टारगेट है विकसित भारत 2047 का, इसकी क्या ओरिजिन है, क्या इवॉल्वमेंट है इसकी? बिल्कुल, देखिए, अगर भारत के विकास की बात की जाएगी तो भारत के विकास की ये जो कहानी है ये बहुत प्राचीन है। बिल्कुल। लेकिन हम अगर वर्तमान समय से बात करें, वर्तमान काल की बात करें, इसका जो इतिहास शुरू होता है वो देश की आज़ादी के समय से हम मान के चलते हैं कि सन 47 में हमारा देश आज़ाद हुआ। 26 जनवरी सन 1950 को पहला बिल्कुल आयोजन किया गया, गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाया जाता है। और ये उसी दिन हमारे देश का जो सबसे पवित्र किताब मानी जाती है संविधान, भारतीय संविधान बनकर लागू हुआ। तो भारत ने सिर्फ किसी एक क्षेत्र विशेष में अपने विकास के नए कीर्तिमान स्थापित नहीं किए हैं, बल्कि इसने बहुमुखी क्षेत्रों में विकास के नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। अगर हम बात करें राजनीतिक क्षेत्र की, तो राजनीतिक क्षेत्र में दुनिया का हमारा शायद पहला देश होगा जिसने उन विकसित देशों को, जिनको विकसित देश की सूची में माना जाता है, अमेरिका, यूरोप, इंग्लैंड, उन लोगों ने भी ये चीज़ नहीं कर पाई जो भारत ने पहली दफ़ा ही लागू करके दिखा दिया। हमने महिला और पुरुष इन दोनों को एक साथ समान वोटिंग राइट दे दिया, जो कि शायद इंग्लैंड में भी नहीं हो सका और अमेरिका में भी नहीं हो पाया। हम इसी क्रम में और आगे बढ़ते तो कुछ चैलेंजेस तो आए, उतार चढ़ाव तो आए, लेकिन हम आज एक सफल लोकतंत्र के रूप में जाने जाते हैं। भारत के आसपास पड़ोस के राज्यों में जहां पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बनी हुई है, राजनीतिक अस्तित्व बनाया हुआ है, जैसे अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, म्यांमार है, अभी जो हाल ही में बांग्लादेश चल रहा है, तो यहाँ पर सब कहीं राजनीतिक अस्थिरता है। लेकिन भारत एक आज भी अपनी राजनीतिक स्थायित्व के लिए जाना जाता है। बिल्कुल। इसके साथ साथ हमारे देश में संघीय व्यवस्था है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, निष्पक्ष लोकतंत्र को मजबूती देने के लिए हमारे पास चुनाव आयोग है जो समय समय पर निरंतर चुनाव होते रहते हैं, और सबसे खास बात, शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता का हस्तांतरण होता है। तो ये हमारे लोकतांत्रिक के लिए भी अच्छा है और हमारे राजनीतिक क्षेत्र की मजबूती को दर्शाता है, उसकी सशक्तिकरण को दिखा रहा है। हम 73वां और 74वां संविधान संशोधन लाते हैं जिसके माध्यम से हम पंचायती राज व्यवस्था को लागू करते हैं, शहरों में म्यूनिसिपैलिटीज़ को लागू करते हैं, जिसमें 1/3 मतलब कि 33% रिजर्वेशन महिलाओं को दे दिया जाता है। उन महिलाओं को जिन्हें सिर्फ चौका चूल्हा तक सीमित रखा जाता था, दिल्ली के भीतर तक उनका जीवन घूंघट में रहता था, सीमित रहता था, उन्हें आज जनप्रतिनिधित्व का अधिकार मिला हुआ है। वो आज अपने गांवों का, अपनी विधानसभाओं का, अपनी लोकसभाओं का प्रतिनिधित्व कर रही हैं और एक जनप्रतिनिधि के रूप में जानी जा रही हैं। और सबसे खास बात यह कि आज हमारे देश की राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू साहिबा, जो वंचित समुदाय से, जनजातीय समुदाय से आती हैं, लेकिन एक महिला हैं और हमारे देश की राष्ट्रपति हैं। तो इस तरह से हमने राजनीति के क्षेत्र में भी नए आयाम स्थापित किए हैं। अच्छा, आपने जो पॉलिटिकल आयाम रखे, अगर हम इकोनॉमी के क्षेत्र में देखें, जैसा कि मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स की रिपोर्ट भी है कि पावर्टी 16.4% के आसपास डिक्लाइन हुई है। आपको क्या लगता है जीडीपी में या अदर सेक्टर्स में इकोनॉमी में क्या रोल रहा? इकोनॉमी में बिल्कुल, देखिए, जब देश आज़ाद हुआ तो हमारी अर्थव्यवस्था लगभग जर्जर थी, ध्वस्त थी।
लेकिन उस समय लगभग 2% से भी नीचे अर्थव्यवस्था नीचे थी। थी, हाँ। लेकिन आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था लगभग $4.19 ट्रिलियन के आसपास है। हाँ, और हम विश्व की सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में जाने जा रहे हैं। अगर यही क्रम जारी रहा तो आने वाले कुछ दशकों में भारत एक विकासशील देश से एक विकसित देश की श्रेणी में आ जाएगा। तो अर्थव्यवस्था का निरंतर विकास हुआ है। कृषि के माध्यम से हमने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। जैसे कि हमारे उस दौरान देश में खाने के लिए खाद्यान्न पूर्ति भी नहीं हो पा रही थी। बिल्कुल। लेकिन आज हम दुनिया को गेहूं और चावल के मामले में सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाले देश बन गए हैं। बिल्कुल। और अगर हम पिछला फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26 को भी देखें तो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 7% के आसपास देखी गई है, जो ये भी अपने आप में एक अच्छी बात है। बिल्कुल। आगे अगर हम डिजिटलाइजेशन के क्षेत्र में या डिफेंस के क्षेत्र में देखें तो जैसा कि हमारा जो यूपीआई है लगभग 7 देशों में एक्सेप्टेड है, जो कि कैशलेस ट्रांजैक्शन की बात रखता है। और नीति आयोग की भी एक रिपोर्ट थी कि अगर जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो टेक्नोलॉजी को अपनाएंगी तो उनका जो प्रॉफिट का गैप आ रहा है वो 30% और आगे अच्छा हो सकता है। दूसरा, अभी अल्बानिया एक नेशन है जो कि एआई मिनिस्टर बनाया है उसने, जो कि गवर्नेंस को, वर्क ऑफ स्पीड को काफ़ी अच्छा कर रहा है। तो इंडिया भी इन क्षेत्रों में काम कर रहा है आगे। अच्छा, डिफेंस के क्षेत्र में क्या लगता है आपको, क्या क्या काम हुए? डिफेंस और तकनीकी के क्षेत्र में तो काफ़ी खास व्यापक परिवर्तन देखने को मिला है। काफ़ी व्यापक बदलाव और बड़ा विकास देखने को मिला है। हमारे देश को ऐसा कहा जाता था कि ये देश सांप सपेरों वालों का देश है, लेकिन आज हमारे देश की डिफेंस सेक्टर में जो तकनीकी का प्रसार हुआ है, बिल्कुल, आज हम दुनिया के अपने मित्र राष्ट्रों को, दुनिया के लगभग 100 से अधिक देशों को हथियार निर्यात कर रहे हैं। स्पेस के जगत की बात करें तो हम अंतरिक्ष की दुनिया में अपनी खुद की मिसाइलें बना रखे हैं। हमारी देश की जैसे कि अग्नि मिसाइल है, पृथ्वी मिसाइल है, ब्रह्मोस है, आकाश है, नाग मिसाइल है। तो इस तरह से हमने रक्षा के क्षेत्र में भी नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। और अंतरिक्ष की दुनिया की बात करेंगे तो जब हमारे देश में अंतरिक्ष का, इसरो का गठन हो रहा था और जब उस दौरान आगे कदम बढ़ा रहे थे, तो उस दौरान देखने को मिलता था कि साइकिल और बैलगाड़ी से हम अपने रॉकेट्स के उपकरणों को, यंत्रों को ले जाते थे। लेकिन आज ये सफर चंद्रयान प्रथम, चंद्रयान द्वितीय, चंद्रयान तृतीय जो सफल हुए हैं, सफल लैंडिंग हुई है। इसके साथ साथ मंगलयान जो दुनिया देख करके दंभ है भारत की तरफ कि मंगलयान को पहले प्रयोग में, पहली बार में, इतने कम सीमित बजट में मंगलयान में सफल लैंडिंग करा दी। बिल्कुल। जिसे देखकर अमेरिका, शायद नासा भी नहीं कर पाई। दुनिया के अन्य जो विकसित राष्ट्रों की सूची में आते हैं वो भी पहली दफा नहीं कर पाए। तो ये हमारे देश के महान वैज्ञानिकों की, उनकी तप है, उनका समर्पण है, उनका त्याग है। और सीमित संसाधनों में इससे ये भी साफ होता है कि अगर दृढ़ इच्छा शक्ति मजबूत है तो संसाधन कम भी हैं, तब भी आप सफलता के मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसा कि आपने बात रखी मिसाइलों की और जो भी स्पेस क्राफ्ट हमारे गए, तो आत्मनिर्भर भारत के लिहाज से भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेप है, जो कि खुद विकसित भारत में काफ़ी ज़्यादा योगदान देगा। अच्छा, इन सब के अलावा अगर हम बात रखें कुछ चैलेंजेस की, क्योंकि चुनौतियाँ तो हैं। जैसे अगर हम पॉवर्टी की बात रखें तो रंगराजन मेथोडोलॉजी के हिसाब से 26% पॉपुलेशन अभी भी पॉवर्टी लाइन के नीचे है, जो कि अपने आप में एक सोचने की बात है। आगे अगर हम क्लाइमेट चेंज को देखें तो पूरी दुनिया इससे परेशान है, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है और जनरली उसके बाद एफॉरेस्टेशन होता नहीं है। उससे ग्लोबल वार्मिंग और ज़्यादा इंक्रीज़ होती ही जा रही है, जिससे जो हिमालय के ग्लेशियर हैं वो मेल्ट हो रहे हैं, जिससे नॉर्थ इंडिया की जो रिवर्स हैं वहाँ फ्लड आ सकता है और उससे इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होगा। उसके बाद ड्रॉट की कंडीशन भी आएगी, जिससे माइग्रेशन होगा। माइग्रेशन से पॉपुलेशन एक जगह सिमटेगी, जो कि रिसोर्सेज का दोहन भी करेगी। ये अपने आप में एक चैलेंज है। आगे अगर हम यूथ को देखें, क्योंकि इंडिया की हम ताकत हैं और हम सबसे ज़्यादा हैं, यूथ हमारा थोड़ा सा अनगाइडेड है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है उसका सही उपयोग शायद हो नहीं पा रहा है। अगर हम देखें आज के जो नए स्टूडेंट्स हैं हमारे, वो ChatGPT या AI की ही हेल्प से अपना होमवर्क कंप्लीट करते हैं। तो ये भी अपने आप में एक चैलेंज है। दूसरा, अगर हम जैसा आपने कहा कि 73rd 74th अमेंडमेंट से महिलाएं अब विलेज पंचायत में एक्टिव हैं,
लेकिन प्रधानमंत्री का भी कॉन्सेप्ट सुना होगा आपने, महिलाएं सिर्फ नामांकन के लिए ही जा रही हैं, बाकी पूरा 5 साल का प्रोसेस मेल ही आगे आके करता है। तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ये अभी भी एक चुनौती है। गवर्नेंस में अगर हम देखें तो MOSPI के रिपोर्ट के हिसाब से गौतम बुद्ध नगर अर्बन एक्सपेंडिचर में सबसे टॉप पे है, फिर भी नोएडा में एक व्यक्ति की मौत पानी में डूब के हो जाती है और टीम उसे बचा नहीं पाती। तो जाहिर सी बात है कि अभी चुनौतियां हैं, इस पे काम बाकी है। अच्छा, इन सब के अलावा इंटरनल सिक्योरिटी में आपको क्या क्या चैलेंजेस दिखते हैं? बिल्कुल, आंतरिक सुरक्षा के तो एक बड़ी भारत के लिए प्रमुख चुनौती के तौर पर जानी जाती है और इस समस्या के बारे में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब, जो कि इस वक्त दिवंगत भी हो गए हैं, उन्होंने कहा भी था कि भारत की को आज जितना बाहर से सुरक्षा के दृष्टिकोण से खतरा नहीं है, उससे ज़्यादा आंतरिक रूप से सुरक्षा का खतरा है। बिल्कुल। और इसके लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार 2 ही फैक्टर माने जाते हैं कि एक तो इंसर्जेंसी जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में पनप रही थी, और दूसरा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, वामपंथ उग्रवाद का। तो इन समस्याओं से निपटने के लिए सरकार ने सिर्फ बल प्रयोग का ही रास्ता नहीं अपनाया है, बल्कि उनको समाधान डॉक्ट्रिन के तहत 2015 में नेशनल पॉलिसी एक्शन प्लान के तहत उनकी समस्याओं को चिन्हित भी किया गया है व्यापक तौर पर, और उनके समाधान भी निकाले गए हैं, जिसके कारण वो आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं और सरेंडर भी कर रहे हैं। क्योंकि उनकी शिक्षा, उनकी चिकित्सा, उनके स्वास्थ्य की देखभाल, उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए उनके लिए आवास, और उनको सबसे बड़ी उनको रोजगार के क्षेत्र में भी सरकार रियायत दे रही है, लगातार उनके लिए प्रयास कर रही है। तो इन समस्याओं से पिछले 1 दशक में देखने को मिला है कि इन आंतरिक सुरक्षा की चुनौती के तौर पर जो ये 2 पॉइंट थे, इनमें काफ़ी खासा गिरावट देखी गई है। तो इस तरीके से आंतरिक सुरक्षा से चुनौती से निपटने के लिए भी भारत सरकार व्यापक स्तर पर प्रयास कर रही है। ठीक है, तो अगर हम दोनों आयामों को देखें तो काम अगर अच्छे से होता रहा, सरकार ने चैलेंजेस को समझा और उस पर काम रखा, तो जाहिर सी बात है हम अपने टारगेट को पालेंगे। बिल्कुल। तो लास्ट में हमें इस रिपब्लिक डे के अवसर पर खुद से एक वादा करना है कि जो हमारे संविधान ने हमको राइट्स दे रखे हैं उनका हम ईमानदारी से पालन करें, क्योंकि अगर हम अधिकारों का, राइट्स का ईमानदारी से पालन करते हैं तो राष्ट्र अपने आप में विकसित हो जाएगा। क्योंकि आपको मालूम होगा हर चीज़ की शुरुआत विद इन यानी खुद से ही होती है। तो इस गणतंत्र दिवस पे हमें देश से नहीं अपने आप से वादा करना है कि हम अपना पूरा योगदान देंगे अपने राष्ट्र, अपने वतन को विकसित बनाने के लिए। सो एट लास्ट ये हमारे टॉपिक पे कुछ हमारे व्यूज़ थे। हमने कोशिश की है कि हम सारे पॉइंटों को छुएं, लेकिन फिर भी आपको अगर लगता है कि हमसे कुछ पॉइंट छूटे हैं तो आप अपने पॉइंट्स कमेंट सेक्शन पे ऐड कर सकते हैं। योर एफर्ट्स विल बी प्रेज्ड। धन्यवाद। जय हिंद।